I'm प्रेरणा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे वितान पुस्तक से पहला पाठ सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग के रचयिता हैं मनोहर श्याम जोशी जी और ये काफ़ी अच्छे लेखक रह चुके हैं और काफ़ी और चीज़ों में भी इनके काफ़ी अच्छा कार्य रहा है। सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है कि शादी की 25वीं सालगिरह, अर्थात जब शादी को 25वें साल पूरे हो जाते हैं तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए सिल्वर वेडिंग रखते हैं। और इस पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको पहले बता दूं कि इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वाई.डी. पंत जी के बारे में और कुछ किसंदा के बारे में और कुछ वाई.डी. पंत जी के परिवार के बारे में। जो वाई.डी. पंत जी हैं उनका नाम है यशोधर बाबू। क्या यशोधर पंत जी? यशोधर वाई.डी. पंत। और वाई.डी. पंत जी यानी यशोधर बाबू का एक आदत है, उनकी आदत है कि किसी भी बात पर वो कभी भी सम हाउ इम्प्रॉपर कहते हैं, यानी एक तकिया कलाम जैसा है उनका। उनको कुछ चीज़ें सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है, यानी फिर भी कुछ अनुचित है, इसका अर्थ है सम हाउ इम्प्रॉपर का, यानी अभी भी कुछ अनुचित है, फिर भी कुछ अनुचित है। तो इनकी ये आदत है, ये बार बार सम हाउ इम्प्रॉपर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये पहला जो पार्ट हमारा है, इस पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि वो अपने ऑफिस में है और वहीं से सब कुछ शुरू होता है। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत यशोधर बाबू ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचार से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। अर्थात पंत जी की घड़ी में 5:30 बज रहे थे, लेकिन उनके ऑफिस में जो दीवार पे घड़ी थी उसमें 5:25 हो रहा था और उन्होंने अपने हाथ की घड़ी को हमेशा रेडियो समाचार से मिलाया था, इसलिए उनकी घड़ी तो करेक्ट है, लेकिन दीवार की घड़ी को उन्होंने सुस्त लेजी बताया कि घड़ी क्या है, लेट है। फाइलें आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। अर्थात जैसे ही उन्होंने फाइल ट्रे में रखी, उन्होंने अपने बाकी साथी यानी बाकी कर्मचारियों पे नज़र डाली और देखा कि वो भी अभी वहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ साथ वो भी वहीं बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजन बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किसंदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारे यशोधर बाबू जी हैं, यशोधर पंत, उनकी एक आदत है, उन्होंने यह किससे सीखी है? किसंदा से। किसंदा कौन है ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यशोधर बाबू की आदत है कि वो घर में जब वो घर जाते हैं, दफ्तर से जब छुट्टी होकर घर जाते हैं, तो वो अपने जूनियरों से कुछ एक मनोरंजन बात कह देते हैं, ताकि पूरे दिन जैसा भी व्यवहार रहा होगा दिन भर वो सबका निराकरण हो जाए, यानी वो सब दिमाग से हट जाए और हंसते हुए सब घर जाएँ। कोई मनोरंजन बात कह देते हैं, ऐसी मजाक कर देते हैं, और यह आदत उन्होंने किसंदा से सीखी थी। किसंदा से यशोधर बाबू ने सीखी है। तो यशोधर बाबू क्या कहते हैं? उन्होंने कहा अपने जूनियरों से, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। वो एक मजाक कर रहे हैं कि मेरी ये जो दीवार पे घड़ी लगी हुई है ये भी सुस्त हो है आप लोगों को देखकर। फिर सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजल बोला, बड़े बाऊ। ये कौन कह रहा है? चड्डा, जो नया छोकरा आया हुआ है, उसने कहा पंत जी की बात पर, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? अर्थात वो वाई.डी. पंत यानी यशोधर बाबू जी का मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि क्या आपकी जो चूनेदानी है वो वक्त सही देती है, यानी घड़ी का मजाक उड़ा रहा है। पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, यानी बिल्कुल सही, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है मेरी घड़ी। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किसंदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, कौन बोला? वो चड्डा। बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू यह तो। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी, अब हमारे पंत जी कहते हैं, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? फिर इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी।
रेंजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाले बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठा ठा ठका ठठाकर ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किसनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। देखिए, जब हमारे पंत जी मैट्रिक पास हुए थे, उसके बाद वो किसनदा के क्वार्टर में आए थे, तो किसनदा ने उन्हें अपने घर में क्वार्टर जगह दी थी रहने की, या क्वार्टर दिया था। तो वहाँ का कौन आए थे? पंत जी। तो पंत जी किसनदा से किस तरह ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ बताया जा रहा है। यशोधर पंत जी मैट्रिक पास होने के बाद किसनदा के वहाँ क्वार्टर में आ गए थे और किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ, यानी सिर्फ इतना ही बात थी कि मिलकर लाओ और पकाओ और खाओ, क्वार्टर में अगर तुमको किसनदा के वहाँ रहना है तो। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए गए जा सके। तब किसनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख दिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। यानी किसनदा ने यशोधर पंत जी की बहुत मदद भी की थी, ना ही सिर्फ क्वार्टर दिया बल्कि उन्हें पैसे भी उधार दिए ताकि वो कपड़े ला सकें और गाँव को भी भेज सकें। और बाद में इन्हीं किसनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई, यानी किसनदा ने यशोधर बाबू जी को नौकरी दिलवाई अपने नीचे और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। अर्थात किसनदा भी दफ्तर के कुछ रह चुके हैं और उन्होंने यशोधर बाबू को अपने नीचे ही नौकरी दिलवाई और तब से यशोधर बाबू का दफ्तरी जीवन शुरू हो गया। यानी किसनदा इस तरह से यशोधर पंत जी से ताल्लुक़ रखते हैं। चड्डा ने जोर से कहा। अब ये सारी तो बातें हमें बताई गई थी उनके बारे में, जो ये सारी जो बातें हमने की, ये सब कौन सोच रहे थे? यशोधर पंत जी अपने मन में सोच रहे थे। फिर चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू ने सकपकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा। हमने ऊपर पढ़ा था कि चड्डा ने उनका हाथ पकड़ लिया था, तो अब यशोधर बाबू ने अपना हाथ खींचा और मैनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। फिर मैनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और चेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किसनदा से सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुजी, गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। इतने में कौन सी आपकी बड़ी माया निकल जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड। लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर करता हूँ। अर्थात समहाउ इम्प्रॉपर फाउंड करता हूँ। अर्थात कि चड्डा को उन्होंने जेब से निकाल के 10 रुपये का नोट दे दिया और नोट दिया और कहा, आप तो पीजिए चाय, लेकिन हमारे वहाँ तो ये कस्टम नहीं है कि सिल्वर वेडिंग वगैरह कुछ मनाते हैं, तो मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, ये मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, यानी कुछ अनुचित महसूस हो रहा है। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि बड़े बाऊ कौन? यशोधर पंत के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। अब सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नग्न है, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है।
और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। चड्डा के जोड़ देने पर बड़े बाबू यानी यशोधर बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारा सेक्शन के इकरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ी हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है। उन्हें उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपास्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है, अर्थात पसंद नहीं आती। बच्चे कहते हैं, बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत क्या करें, ऐसा कहते हैं वे। कौन? यशोधर बाबू के बच्चे और पत्नियां। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किसंदा के अनुसार यही निशानी है। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के डीआरजेड एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं है कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है। किसे? यशोधर बाबू जी को। मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट कर रहा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा, तब की तब देखी जाएगी। कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह की संदा यही फिर फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। अर्थात हमने देखा कि कहीं ना कहीं यशोधर बाबू भी किसंदा की चीज़ें को ही अपनाते हैं, उनकी तरह ही करते हैं, क्योंकि वह किसंदा को अपनी एक प्रेरणा का स्रोत मानते थे। यानी किसंदा से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसंदा बेहद अच्छे हैं हर चीज़ में, भले वो नौकरी के काम में हो, पेशा हो या कुछ भी हो। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों में यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। कौन? यशोधर बाबू। और अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा रख गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिल रहा है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों किया। यानी पिछले बार ही उसका नाम आया था परंतु कुछ नीचे आया था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर यानी दूल्हे अस्वीकार करती चली जा रही है बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। कौन? यशोधर बाबू जी।
यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला है। अर्थात जो यशोधर बाबू की पत्नी है वो अपने अपने पहले से ही वो इतनी आधुनिक नहीं है, यानी इतनी फैशनेबल या नई चीज़ों की अपनाने वाली नहीं थी, परंतु बच्चों की साइड लेते लेते वो भी अब आधुनिक यानी मॉडर्न हो चुकी है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ, गांव से आए ताऊजी और उनके दो विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारे पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी, ऐसा यशोधर बाबू की पत्नी कहती है। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। कौन कह रहे हैं? यशोधर बाबू जी के बारे में बताया गया है कि उनकी घरवाली अपने बच्चों से ऐसा कहती है। बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इनमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया अर्थात अपनी पत्नी को चिढ़ाने लगते हैं और कुछ नाम देते हैं, जैसे कि सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहा से, लोग करे तमाशे कहकर उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। अर्थात यशोधर बाबू समझते हैं कि पत्नी और बच्चे उन्हें ही कह रहे हैं कि वह उनकी तरह मॉडर्न नहीं है या उनकी तरह अपना रंग रूप नहीं रखते, बदलते नहीं हैं, वे पुराने ज़माने की चीज़ें ही अपनाते हैं, ऐसा वह यशोधर बाबू जी को कहना चाहते हैं उनके बच्चे और पत्नियाँ। तो तमाशा वह खुद का ही बना देते हैं यशोधर बाबू जी। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा नियम विश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि यह बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बबाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जती किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। अब देखिए क्या हुआ था किसंदा के बुढ़ापे में। उसके तमाम साथियों ने हौज-खास ग्रीन पार्क कैलाश कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरे के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। अर्थात ऊपर ये जो बताया गया है ये सब किसंदा के बारे में बताया गया है कि किसंदा ने कहीं ज़मीन नहीं ली थी और जब उनको अपना क्वार्टर खाली करना पड़ा तो किसी भी उनके साथियों ने उन्हें अपने घर में जगह नहीं दी। किसंदा भी को यशोधर बाबू भी जगह नहीं दे पाए थे अपने घर में रहने की क्योंकि यशोधर बाबू की शादी हो चुकी थी और उनके साथ 3 परिवार रहते थे। किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर यानी रिश्तेदार से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है। अर्थात कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कैसे हो गई। यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी ज़रूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यशोधर जी
अपने मर्यादा पुरुष किसंदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की थी। अर्थात यशोधर बाबू याद करते हैं कि किसंदा भी कहते थे कि वे भी बचपन में बहुत शरारतें किया करते थे और उन्हें अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए इतना, क्योंकि बाद में चलते चलते बच्चे भी समझदार हो जाते हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकेंड शो सिनेमा देखा, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसंदा ने नहीं कर रखा। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएगा। यह भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते, जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता, अर्थात बहुत लंबी जिंदगी तक मस्ती मौज ऐसी खुरापाते ही करते रहता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, ऐसा यशोधर बाबू अपने बच्चों से कहते हैं। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, अर्थात व्यंग्यात्मक कहते हैं अपने बच्चों से। व्यंग करते हुए कहते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक मजे कर लो तुम, ऐसे। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा नहीं लगता। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। तब तक सरकारी नौकरी जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव की पुश्तैनी घर। बस यह कहना था यशोधर बाबूजी का। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और इस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात की यशोधर जी को अच्छी तरह समझ है। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं, तब उनसे कोई जवाब देने नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। अभी भी पत्नी द्वारा भविष्य के प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असिक का फूल और चुट्टिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अर्थात अभी तक ऊपर जो भी हमने पढ़ा वो हमने उनके जीवन के बारे में पढ़ा कि संदा कैसे थे, कौन थे, और जो हमारे यशोधर बाबू हैं उनके बच्चे पत्नियां क्या कहा करते थे, कैसा उनके बीच में रिश्ता था और क्या क्या करते थे उनके बच्चे, ये सब हमने पढ़ा। लेकिन हमने पहले पढ़ा कि यशोधर बाबू अपने घर के लिए निकल रहे थे, फिर वो बिरला मंदिर गए, फिर अब वहाँ पे बताते हैं कि बिरला मंदिर से फिर वो पीछे प्रांगण में जा पहुँचे हैं जहाँ एक बाबा यानी महात्मा जी गीता का प्रवचन दे रहे हैं। फिर क्या हुआ देखिए, अभी यशोधर बाबू घर नहीं पहुँचे हैं ऑफिस से, जब वो ऑफिस से 5:30 बजे रवाना हुए थे, अभी वो घर नहीं पहुँचे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किसंदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं।
जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किसंदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उन उससे कहने की भाई लगना चाहिए कहते कि भाई लगना चाहिए, यानी जब हमारे यशोधर बाबूजी का मन नहीं लगता मंदिर में पूजा पाठ या किताबें पढ़ने में, तो वो अपने मन से कहते कि भाई मन लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। जो करते हैं जैसा भी करते हैं करें, हमें तो अब वर्ल्ड वर्ल्ड की इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो ना मांगे। यशोदा बाबू ने फिर अपने अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गया। गीता महिमा सुनो। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजाजी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चे को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरते परिवार के प्रति यशोधर जी की का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हों। बच्चे क्रूर ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने, यानी जो पहला बेटा था, बड़ा बेटा जो विज्ञापन कंपनी में है, जो कमाऊ बेटा है, कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि वो की 100 रुपये उधार ले सकें। अर्थात यशोधर बाबूजी जब अपनी बहन को, यानी बच्चे हैं उनकी बुआ को जब पैसे भेज रहे थे, तब उनके बच्चे ने क्या कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तब यशोधर बाबूजी ने उधार लेकर अपनी बहन के लिए पैसे भेजे। यशोधर जी का नारा हमारा तो सैप अर्थात साहब का बोलचाल में प्रयुक्त। साहब, देखिए, हमारा तो साहब ऐसा देखा ठहरा, यानी हमने तो ऐसा ही देखा ठहरा। देखिए, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। यानी हमने तो साहब ऐसा ही देखा है, यानी कि हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और किसी को ज़रूरत हुई तो उसकी सहायता कर देते हैं और पैसे उधार तक ले लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। ऐसे हम खाली हाथ नहीं जाते। यानी हमने तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है कि सही कहना है और सही भी कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ यशोधर जी की कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे किसंदा जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराना गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं। अर्थात किसंदा तो कुंवारे ही रहे। दिल्ली में भी किसंदा का कोई घर परिवार था नहीं। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के से बुढ़े। तुम्हें क्या सुर लगा है जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे और गजल हुई और सहगल के गाने।
यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना या रसोई से बाहर दाल भात खा लेना या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही पचासों काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरी जीने के ढंग पर कोई एतराज होना नहीं चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद, अर्थात संध्या काल की पूजा होती है जो उसे संध्या कहते हैं, सुबह शाम पूजा यानी संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते रहें, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि इस ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीज़ें, अर्थात बाद में यानी रिटायर होने के बाद समय होता है पूजा पाठ भक्ति इस सब करने का समय होता है, और अब उन्हें ध्यान लगाना अच्छे से सीखना चाहिए। बार बार चिंता ही नहीं करनी चाहिए, घर परिवार के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर। फार फ्रॉम द मेडरिंग क्राउड समझें, अर्थात वो भीड़ भड़ाके से दूर जाना चाहते हैं रिटायर होने के बाद, ताकि वो अच्छे से ध्यान भक्ति कर सकें, यानी क्राउड से दूर जाना चाहते हैं, भीड़ भड़ाके से। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी गवार किसंदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह की वह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिर लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किसंदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांककर और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी भी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे, तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किसंदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर ले जाना शुरू किया, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा है, तो पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, हिंदी को इंग्लिश में पढ़ने में। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किसंदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है या नहीं, अर्थात किसंदा तब भी देखते कि यशोधर बाबू जल्दी उठ रहे हैं या नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किसंदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किसंदा को घर और दफ्तर में विचित्र रूपों में देखा है, लेकिन किसंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है, वह सुबह की सैर को निकले किसंदा की ही है। कुत्ते और अर्थात सॉरी फॉर दैट कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे, तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्य शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किसंदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की, और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना और जनेऊ पन्नियों के दिन सब कुमाऊनी को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किसंदा के से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाले खर्च और इन आयोजनों के में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बेहतर यही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है।
यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद क्यों उन्हें उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात से में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किसंदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। और ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो ना मानो, झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं। बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS और डिस्पेंसरी के से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना लाना ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। और अगर यशोधर बाबू के बच्चे ऐसा कहते कि हम ये सब कर देंगे बब्बा, तो शायद यशोधर बाबू को बहुत अच्छा लगता। परंतु एकाध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। अर्थात इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पा गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही व्यक्तित्व है, अर्थात व्याख्या है। बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा को भी आराम हो जाएगा, यानी मम्मी को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा, नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकरों की तनख्वाह मैं दे दूंगा, अर्थात हम घर में नौकर रख लेते तो उनकी तनख्वाह मैं दे दूंगा, आपको इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी नमक छिड़कते हुए कहता है कि पैसों की क्या बात है, मैं ही दे दूंगा, इस तरह से। परंतु बच्चे सामान लाना, घर का राशन ये सब लाने के लिए तैयार नहीं होते थे और नौकर रखने के लिए तैयार होते थे। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो तिसकर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसों से करने को कह रहा हूँ, आपसे नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। अर्थात यशोधर बाबू का बेटा हमेशा कहता है कि यह मैं अपने पैसों से कर रहा हूँ, आपसे थोड़ा कह रहा हूँ करने के लिए, इस तरह से कहता। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। यही कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई ना छुआ करें, क्वार्टर ही उसका हो गया है। यह अच्छी रही। अब इसका एक नौकर भी रखो घर में। अर्थात यशोधर बाबू कहते हैं कि सब कुछ तो यह अपना कहता है, अब इसका एक नौकर भी रख लो, जिसको यह खुद पैसा देगा और कहेगा यह मेरा नौकर है। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथों से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ, कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर उन कोनों में पहुंचे जिनमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हैं। उन तीन में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किया हुआ है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है YD पंथ। अर्थात अब जाके यशोधर बाबू पहुंचे अपने स्वयं के घर में, क्योंकि यशोधर बाबू जी का नाम क्या है, YD पंथ,
यानी वाई से हो गया यशोधर, और डी से आ गया धर, और पंथ वाई डी पंथ बाबू। अब देखिए घर पहुँच के क्या होता है।